मैं हूँ मेमन और आपको सुनाने लगी हूँ मलका-ए हुस्न, मलका-ए मिस्र, क्लियोपेट्रा और कसर आज़म जूलियस सीज़र की दास्तान मोहब्बत। आज सिकंदरिया मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर और बहरिया रोम के किनारे वाक़े अहम तजारती और सकाफ़ती मरकज़ है। 331 साल कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने इसकी बुनियाद रखी। कदीम दौर में ये मिस्र का सबसे शानदार शहर था क्योंकि यहाँ बड़ी बंदरगाह थी जो दुनिया भर की तिजारत का मरकज़ मानी जाती थी। बहरिया रोम और दरियाए नील के संगम पर आबाद ये शहर किसी ज़माने में इल्म, फ़न और दुनिया की सियासत का मरकज़ समझा जाता था। सुनहरी महलात, बुलंदो बाला मीनारे, इतर की खुशबुएँ और समुद्री हवाएं, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद दरियाए नील इसी मकाम पर बहरिया रोम में ख़ुद को फना कर लेता है। बहरिया रोम और दरियाए नील का संगम और हसीन चेहरे मिलकर इस शहर को हुस्न का घर बना देते थे। इसके साथ साथ ये शहर इस ज़माने में आलमी सियासी साजिशों का गढ़ भी था। इस अजीम शहर के कल्ब में बतलीमोसी ख़ानदान की सल्तनत थी। 51 साल कबल अज़ मसीह में क्लियोपेट्रा के वालिद बतलीमोस 12 की वफ़ात हुई। क्लियोपेट्रा का बड़ा भाई बतलीमोस 13 तख्त नशीन हुआ तो उसने अपनी 11 साला कमसन बहन क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। फ़िरौनी रवायत के मुताबिक ख़ानदान के इक़्तिदार को मजबूत रखने के लिए भाई बहन की आपस में शादी करा दी जाती थी। कुछ अर्से बाद बतलीमोस दरियाए नील में डूब कर मर गया। क्लियोपेट्रा की उम्र उस वक्त 18 बरस हो चुकी थी। क्लियोपेट्रा का छोटा भाई जो उस वक्त 13 बरस का था जब उसकी शादी क्लियोपेट्रा से करवा दी गई, चूँकि बादशाह कमसन था, इसलिए तख्त पर बैक वक्त क्लियोपेट्रा और उसका छोटा भाई बतलीमोस 14 शरीक हुक्मरान बनाए गए। बतलीमोसी ख़ानदान में आमतौर पर मर्द बादशाह के पास असल ताकत होती थी मगर बादशाह कमसन था। जब क्लियोपेट्रा गैर मामूली जहानत और सियासी महारत रखती थी, इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई पर हावी हो गई। मर्द फ़िरौन ख़ुद को खुदा कहलवाते थे। क्लियोपेट्रा ने ख़ुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। वो अमली तौर पर मिस्र की वाहिद हुक्मरान बनकर उभरी, एक ऐसी मलका जो सिर्फ हुस्न ही नहीं बल्कि जहानत और सियासी बसीरत में भी बेमिसाल थी। वो 7 ज़बानों पर अबूर रखती थी, अपने अवाम की दिलों तक रसाई रखती थी और जानती थी कि रोमियों से मिस्र की आज़ादी को बचाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं बल्कि अक्ल व फ़हम भी ज़रूरी है। औरत चाहे हसीन हो, ज़हीन हो, बेमिसाल हुक्मरान हो, मर्दों के माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। उसका भाई और नाम नेहाद शोर बतलीमोस जो इसके साथ शरीक इक़्तिदार था, अब बड़ा हो रहा था। वो क्लियोपेट्रा को अपने रास्ते की रुकावट समझता था। वो क्लियोपेट्रा को हटाना चाहता था। इन दिनों मिस्र पर सल्तनत रोमा का तसल्लुत बढ़ता जा रहा था। वज़ीरों, मशीरों, नौजवान बादशाहों ने रोमियों के साथ मिलकर खुफिया साजिश तैयार की। ज़रखेज़ मिस्र पर कब्ज़ा रोमियों का ख्वाब था। बतलीमोस अकेला हुक्मरान बनाना चाहता था। मिस्री तबका अशराफियों को औरत की हुक्मरानी कबूल न थी। कई दीगर इल्ज़ामात के साथ इस पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया गया। एक दिन क्लियोपेट्रा को जलावतन कर दिया गया। वो अपनी सल्तनत से दूर एक अजनबी की तरह शाम की सरहदों पर भटकती रही, लेकिन इसके दिल में एक ही अज़्म था, मिस्र को रोमी तसल्लुत से बचाना और अपना हक वापस लेना। इसी वक्त रूमी दुनिया में आंधी तूफ़ान की तरह आगे बढ़ रहे थे। जूलियस सीज़र रोमी सल्तनत का सबसे ताकतवर जनरल और सियासतदान यूनान और एशिया के कई इलाकों को फतह कर चुका था। रोम अब बहरा रोम के गिर्द मौजूद रियासतों को एक एक करके निगल रहा था और मिस्र भी इसकी नज़रों का हदफ था, क्योंकि वो जानता था कि जो मिस्र को काबू में करेगा वो रोम की अनाज और तिजारत पर भी काबू पाएगा। मिस्र में सियासी इख्तिलाफात और क्लियोपेट्रा की जलावतनी सीज़र की सिकंदरिया आमद का सबब और बहाना बन गए। क्लियोपेट्रा को जब ये इत्तला मिली तो उसने मौका को गनीमत जाना। उसे बाखूबी अंदाज़ा था कि वो अगर सीज़र को अपनी तरफ कर ले तो ना सिर्फ अपने भाई को शिकस्त दे सकती है बल्कि हुस्न और सियासत के ज़ोर पर मिस्र को रोमी कब्ज़े से भी बचा सकती है। वो सिकंदरिया वापस आई। अपने साथियों की मदद से वो खुफिया तरीके से महल में दाखिल हुई और फिर क्लियोपेट्रा और जूलियस सीज़र की मुलाकात का तारीख़ का वो लम्हा आया जो हमेशा याद रखा जाएगा। रात का अंधेरा, सिकंदरिया का महल और एक हसीन चाल। खुफिया तौर पर महल में दाखिल होने के बाद रवायात के मुताबिक उसने खुद को एक कीमती कालीन में लपेटा और तोहफे की सूरत में सीज़र के कमरे में भेजा गया ताकि दुश्मनों को खबर ना हो। जब सीज़र ने कालीन खुलवाया तो मिस्र की सबसे हसीन और ज़हीन औरत उसके सामने पड़ी थी। जूलियस सीज़र इस लम्हे दंग रह गया। वो खुद से 30 साल कम उम्र क्लियोपेट्रा को देखकर पहली ही नज़र में उसके हुस्न और करिश्मे का असीर हो गया।
क्लियोपेट्रा की शख्सियत, इसकी गुफ्तगू और इसकी सियासी फरासत का सीज़र पर गहरा असर हुआ। वो मुलाकात जो महज सियासी साजिश के तहत हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने लगी। क्लियोपेट्रा ने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी जहानत से भी सीज़र को कायल कर लिया कि मलका हुस्न ही मलका मिस्र होनी चाहिए। सीज़र ने अपनी फौजी ताकत के बल पर बतलीमोस 14 को शिकस्त दी और यूं क्लियोपेट्रा एक बार फिर मिस्र की वाहिद हुक्मरान बन गई। मिस्र में अमन कायम हुआ और सीज़र ने 2 साल तक सिकंदरिया में क़याम किया। शाही महल के बागात, दरियाए नील के किनारे और बहरिया रोम के साहिल उनकी मोहब्बत के गवाह बने। ये दौर दोनों के ताल्लुक़ को मजबूत बनाने का ज़माना था। नील के किनारे महलात में सीज़र और क्लियोपेट्रा की मुलाकातें जश्न और हिकमत अमली के मंसूबे बनते। क्लियोपेट्रा जानती थी कि जूलियस सीज़र और रोम के साथ ताल्लुकात ही उसकी सल्तनत की हिफाजत कर सकते हैं। इन दोनों के ताल्लुक से एक बेटा सिज़ारियन पैदा हुआ। अब क्लियोपेट्रा इसे मुस्तकबिल का बादशाह बनाने का ख्वाब देख रही थी और शायद खुद मलका रोम बनने का भी इरादा रखती थी। वो रोम जो मिस्र को फतह करना चाहता था, अब खुद क्लियोपेट्रा और मिस्र के हाथों मफ्तूह होने वाला था। रोम में भी क्लियोपेट्रा के हुस्न और जूलियस सीज़र के इश्क के चर्चे होने लगे। सीज़र की बढ़ती हुई ताकत और क्लियोपेट्रा के साथ उसके ताल्लुकात ने रोमी सेनेट को परेशान कर दिया। दूसरी जानिब तमाम रोमी अशराफिया के दिलों में खौफ और डर था कि सीज़र बादशाहत कायम कर देगा और क्लियोपेट्रा रोम की मलका बन जाएगी। इसलिए इस साजिश में रोमी तबका अशराफिया मुत्तहिद था। रोम में सीज़र का शानदार इस्तकबाल हुआ। ये इस्तकबाल सीज़र की मौत की तैयारी की साजिश का हिस्सा था। सीज़र को बताने वाला कोई न था। 15 मार्च 44 कब्ल मसीह रोम की तारीख का वो स्या दिन जब साजिशों के साए हकीकत का रूप दहार गए। ऐवान सेनेट में जूलियस सीज़र पुरअतमाद कदमों के साथ दाखिल हुआ, जैसे वो हमेशा अपने दोस्तों के दरमियान आता था। मगर इस दिन फ़ज़ा में एक अजनबी सर्द महरी तैर रही थी जो आने वाले तूफ़ान का पेश खेमा थी। अचानक खंजर चमके और ऐवान के सतूनों के बीच वफादारी के तमाम नकाब उतर गए। वही साथी जिन पर सीज़र ने ज़िंदगी भर भरोसा किया था, आज दुश्मन बनकर इस पर टूट पड़े। हर वार के साथ दोस्ती के रिश्ते टूटते गए और सीज़र की सांसें कमज़ोर पड़ती गई। फिर उसकी नज़र ब्रूट्स पर पड़ी, उस शख्स पर जिसे वो बेटे की तरह चाहता था। सदमे और बेयकीनी में लरजती हुई आवाज़ से सीज़र के लबों से तारीखी जुमला निकला जो हर गद्दार और यार मार के लिए आज भी बोला जाता है, जी आहो ब्रूटस तुम भी। ये अल्फाज ऐवान के सतूनों से टकरा कर गूंजते रहे, जैसे वक्त खुद लम्हे भर के लिए रुक गया हो। अगले ही लम्हे सीज़र ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने रोम की अजमत, क्लियोपेट्रा का चेहरा और नील के किनारे बहते लम्हे बिखरे ख्वाबों की तरह टूट कर रह गए। जब सिकंदरिया में क्लियोपेट्रा को ये खबर मिली, नील के दहाड़े की तरह इसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगरचे ये मौत 2 सल्तनतों की तकदीर का फैसला थी, मगर इस लम्हे क्लियोपेट्रा के लिए यह सिर्फ एक आशिक की मौत थी। क्लियोपेट्रा के लिए यह लम्हा क़यामत बन गया। जिस शख्स ने इसकी सल्तनत को सहारा दिया था वो अब दुनिया में न था। जूलियस सीज़र के बाद रोमी में 2 नए ताकतवर लीडर उभर रहे थे, मार्क एंटोनी और एक्टिविन। क्लियोपेट्रा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अगला कदम इसे मज़ीद सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि आने वाला वक्त महज मोहब्बत का नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का खेल होगा। पहला हिस्सा यहाँ नाज़रीन के दिल में सवाल छोड़कर ख़त्म होता है, क्लियोपेट्रा अब किसके साथ इत्तेहाद करेगी और क्या एक मरतबा फिर वो सियासत की जंग में हुस्न और मोहब्बत के सहारे जिंदा रह सकेगी।